गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज रिवीजन करने से पहले कुछ चीज़ें आप लोगों को क्लियर करनी है। एक तो हम लोग कुछ ही दिनों में, एक ही 2 दिन में भी मॉक टेस्ट लेंगे। मॉक टेस्ट का टाइम और डेट आपको ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। दूसरी बात, आप लोग एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि जो आपके पास मॉक टेस्ट में क्वेश्चन पेपर आएगा, हो सकता है कि वो आपके सिलेबस का ना हो, आपकी क्लास का ना हो। उसका पर्पस सिर्फ यही है कि आपको हमें ये देखना है कि आपका लिंक अपलोड हो रहा है, लिंक ओपन हो रहा है कि नहीं हो पा रहा है, आप क्वेश्चंस कंप्लीट करके आप टाइमली आप उसका फ़ोटो अपलोड कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। मतलब सिर्फ एक ये टेस्टिंग है। तो इसलिए अगर आपके पास जो क्वेश्चन पेपर आता है वो आपके सिलेबस का ना हो तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन आपको कंपल्सरीली उसको अटेंड ज़रूर करना है, क्योंकि जहाँ जो भी प्रॉब्लम आ रही है एटलीस्ट उसी समय पता चल जाए तो वो सॉर्ट आउट हो जाए। वरना आपको अगर यूनिट टेस्ट में प्रॉब्लम जाएगी तो उस समय एकदम से कुछ भी करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आपको उसे सॉल्व ज़रूर करना है। अगर आपके सिलेबस का नहीं है, आप उसका क्वेश्चन पढ़िए और आप कुछ भी अपना आंसर लिख दीजिए, क्योंकि वो मार्किंग का नहीं है, हमको सिर्फ टेस्ट करना है कि वो वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आप कुछ भी उसके आंसर्स लिखिए और उसे सेंड करने हैं। दूसरा, एक बात का ध्यान रखिए कि जहाँ तक है हिंदी का पेपर कम्प्लीटली आपको डिस्क्रिप्टिव ही आएगा, एमसीक्यूज़ वगैरह नहीं आएंगे। आपको करना ये है कि आपको रजिस्टर का मिडिल पेज ओपन करके रखना है और आपको नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में लिखना है और उस पेज का फ़ोटो आपको एक ही बार अपलोड करना है। आपको बार बार हर क्वेश्चन के बाद अगर आपको फाइल का ऑप्शन, टेक फ़ोटो का ऑप्शन दिख भी रहा है, पर आप क्या करिए कि क्वेश्चन पेपर ओपन करके रखिए, 1 बाय 1 आप उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व करते जाइए और फाइनली लास्ट में जब आपका पूरा क्वेश्चन पेपर हो जाए उसके बाद आप उसका एक फ़ोटो लीजिए। और क्योंकि मिडल शीट का होगा तो आपको एक ही फ़ोटो में आपका पूरा आंसर आ जाएगा और आपको थोड़ा सा ऊपर मोबाइल रख के इस तरह से आप फ़ोटो क्लिक करिए कि आपका पूरा एक ही बार में आ जाए। आपकी राइटिंग रीडेबल होनी चाहिए, प्लस आपका फ़ोटो ब्लर नहीं होना चाहिए, वरना हम पढ़ ही नहीं पाएंगे। इन बातों का आपको ध्यान रखना है। सेकेंडली, आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि अननेसेसरीली आप आंसर्स को ज़्यादा लंबे नहीं खींचेंगे। ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ और तभी ये हो पाएगा कि आप 2 पेज में आप अपने आंसर्स कंप्लीट कर लेंगे। हालांकि पेपर उतना ही बड़ा होगा कि आपका 2 पेज में इजीली कंप्लीट हो जाएगा। आपको क्वेश्चंस को 3 मार्क्स का होता है, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि 3 मार्क्स का होता है, तो आपको मैक्सिमम 4 to 5 लाइन्स लिखनी है, इससे ज़्यादा नहीं लिखना है। अगर नहीं भी हो पाता है, अगर आपका कोशिश करिए कि हो जाए 2 पेज में, लेकिन अगर नहीं होता है तो ऐसा भी नहीं है कि एकदम हार्ड एंड फास्ट है कि आपको सेकंड पेज का पिक नहीं ही लेना है, ऐसा नहीं है। देखिए 9th 10th में मे भी आपका 2 पेज में ना हो पाए, क्योंकि क्वेश्चंस होंगे। आप अगर हर आंसर्स में 5 to 6 लाइन्स लिखेंगे तो हो सकता है कि ना भी हो पाए, तब फिर आपको दूसरे पेज पे अभी आप लिख सकते हैं और उसका भी आपको फिर फ़ोटो अपलोड कर देना है। पर आप ध्यान यही रखिए कि आपका पेपर पूरा कंप्लीट हो जाए। बार बार आप भी लेंगे, उसके बाद उसको अपलोड करेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसलिए आप पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के बाद जितना भी आपने लिखा है, जो भी पिक्स आपको अपलोड करनी है, एक बार में आप उसकी पिक्स लीजिए और आप उसको अपलोड कर दीजिए। ठीक है। दूसरा, क्वेश्चंस को अगर आप मैक्सिमम, मैंने बताया है कि आपको 5 to 6 लाइन्स में लिखना है, आप 9 to 10 लाइन्स लिख रहे हैं, आपको मार्किंग आपकी एवरेज हो जाएगी। अननेसेसरली आपको ज़्यादा लंबा आंसर नहीं लिखना है, बहुत शॉर्ट भी नहीं लिखना है कि 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपने 2 लाइन्स में या 3 लाइन्स में ख़त्म कर दिया। नहीं, 3 लाइन्स का, अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको मिनिमम 5 to 6 लाइन्स लिखनी ही पड़ती हैं। ये आप बोर्ड का भी रूल्स जानते ही हैं। ठीक है, तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। उसके बाद क्वेश्चन नोट करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप क्वेश्चन नंबर डालेंगे और सिर्फ आप आंसर लिखेंगे। फिर आपका जो ग्रामर पार्ट होगा, ग्रामर पार्ट में तो आपको मान लो विलोम पूछा है, वैसे तो विलोम एक वर्ड ही है, तो आप वर्ड भी लिख के फिर उसका आंसर लिख लीजिए, या अगर आपको लग रहा है कि आपको स्पेस कम पड़ रहा है या टाइम कम पड़ रहा है तो आप डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं। तो ये चीज़ें हो गई आपकी क्लियर। वीडियो को आप लोग ध्यान से सुने, क्योंकि होता बार बार यही है कि मैं वीडियो में जो चीज़ें एक्सप्लेन कर चुकी होती हैं उसी के बारे में मेरे पास क्वेरीज़ आती हैं। अगर वही क्वेरीज़ मेरे सामने आएंगी तो मैं उसका कोई रिप्लाई नहीं करूँगी पर्सनली। आप ध्यान से वीडियो को सुनो और ध्यान रखिए कि क्या क्या आपसे मैंने बोला है, उसी हिसाब से आपको अकॉर्डिंगली, उसी हिसाब से आपको काम करना है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका, क्लियर हो गई होंगी सारी बातें। एक बात और,
कि आप लोगों को गर्मी की छुट्टियों से पहले मंजू मिश्रा मैम पढ़ाती थी। बहुत सारे बच्चों को शायद ये मन में क्वेश्चन आ रहा है कि मंजू मिश्रा मैम ने हमको दूसरे क्वेश्चंस बताए थे। देखिए, सबका अपना अपना एक्सप्लेन करने का तरीका अलग है। आप ऐसा मत सोचिए कि मंजू मैम ने जो आपको पढ़ाया है और आप अपने आंसर्स लिख चुके हैं तो मैं उसको गलत कर दूंगी। सीधी सी बात है, वो भी टीचर हैं, उन्होंने भी आपको सही पढ़ाया है, गलत तो नहीं पढ़ाया है। या जो मैं पढ़ा रही हूँ, देखिए आप भी अगर आंसर लिखते हैं, हर बच्चे का आंसर डिफरेंट होता है। सेम टू सेम हर बच्चा एक ही जैसा तो नहीं लिख सकता है ना। एक्सप्लेन करने का तरीका अलग होता है और सबका समझने का, समझाने का तरीका भी अलग होता है। और लिटरेचर ऐसी चीज़ है कि उसके अर्थ अनंत है। किसी भी चीज़ का मैं एक अलग अर्थ निकालूंगी, आप एक अलग अर्थ निकालेंगे। उसकी जो समीक्षा होती है, अगर आप बड़े बड़े आप विद्वानों को भी देख लीजिए, किताबों को देख लीजिए, आपको हर चीज़ में एक ही क्वेश्चन का अगर आप 10 जगह पे आप आंसर पढ़ेंगे तो आपको 10 जगह पर अलग अलग आंसर दिखाई देगा। किसी ने उसको किसी तरह से एक्सप्लेन किया होगा, किसी ने कुछ बोला होगा, किसी ने कुछ बोला होगा। तो आप इस टेंशन में मत रहिए कि मंजू मैम ने तो हमको इसका अर्थ कुछ और बताया था, मैम तो कुछ और बता रही हैं, अब अगर हम मैम के हिसाब से नहीं लिखेंगे तो मैम काट देंगी। ऐसा नहीं है। मंजू मैम ने जो आपको समझाया है वो भी सही है, उसमें आपके मार्क्स कट नहीं होंगे। बस आपको लिखना अपने शब्दों में है। मंजू मैम ने वैसे भी आपको डिक्टेट तो नहीं किया होगा, तो आपको लिखना अपने शब्दों में है, ठीक है। आपको आंसर सटीक होना चाहिए, आपका ज़बरदस्ती खींचा हुआ नहीं होना चाहिए और परफेक्ट आंसर होना चाहिए, तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो अब आपको सारी बातें क्लियर हो ही चुकी होंगी। अब हम रिवीजन में हमारा साखी में मैं आगे के 4 साखियाँ आपको एक्सप्लेन कर चुकी थी। अब लास्ट जो साखी है, 7 समंद की मसी करो, लेखनी सब बन राय, सब धरती कागद करो, हरिगुण लिखा न जाए। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हरि लिखा हुआ है, कई जगह पर इसी जगह पर गुनगुन लिखा न जाए लिखा होता है। तो यहाँ पर हरि लिखा है तो हरि का अर्थ यहाँ पर ईश्वर हो जाता है, प्रभु हो जाता है। लेकिन कई जगह पर इसी जगह पर हरि की जगह पे गुनगुन लिखा होता है, तो वहाँ पर गुण लिखा है तो वहाँ पर हम उसका अर्थ गुरु भी ले सकते हैं कि गुरु का गुण नहीं बताया जा सकता है। तो मैंने कहा ना, क्योंकि देखिए कबीरदास जी ने अपने दोहे या साखी अपने हाथों से नहीं लिखे हैं, वो तो अनपढ़ थे, उन्होंने तो सिर्फ बोला है, उनकी कही हुई बातों को लिखा गया है। तो कई जगह पर शब्दों का हेर फेर हो जाता है। कई जगह पर 7 समंद की मसी करो, लेखनी सब बन रहा है, और सब धरती कागज करो की जगह सब धरती कागज करो पहले लिखा गया है कि सब धरती कागज करो, लेखनी सब बन रहा है, 7 समंद की मसी करो, गुनगुन कहा ना जाए। इस तरह से भी ये पढ़ने में आता है। ठीक है। तो यहाँ पर कैसे लिखा हुआ है बात उस पर डिपेंड करती है, क्योंकि कहा ना कि सिर्फ सुनी हुई बातों को लिख दिया गया है। तो उन्होंने क्या कहा, कबीर जी का क्या कहने का अर्थ था, वो वर्ड के ऊपर डिपेंड करता है कि हमको क्या सामने आ रहा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं तो हरि गुण में यहाँ पर हमको ईश्वर का ही गुण हो जाएगा। जहाँ पर लिखा है गुरुगुण कहा ना जाए तो वहाँ पर गुरु के बारे में बात आ जाती है। ठीक है। यही जो है दोहा गुरु के विषय में भी बोल दिया जाता है और यही दोहा जो है हरि के विषय में भी बोला जाता है। पर यहाँ पर क्योंकि मेरे पास ये प्रश्न भी आया था कि यहाँ पर गुरु की बात कही गई है या हरि की, तो यहाँ पर हरि की बात कही गई है, ईश्वर की बात कही गई है। 7 समंद की मसी करो, यानी कि अगर मैं 7 समुद्र की जितनी भी स्याही है, जितना भी पानी है, उसको मैं स्याही बना लूँ, इंक बना लूँ, लेखनी सब बन रहा है। अगर मैं सारे जंगल जो है उनकी मैं लेखनी बना लूँ, कलम बना लूँ, सब धरती कागज करूँ, पूरी धरती को मैं कागज बना लूँ, फिर भी हरिगुण लिखा ना जाए, उसके बावजूद भी हम ईश्वर की महिमा इतनी अपरंपार है, इतनी अनंत है कि उसका गुणगान करना असंभव है, पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंत है ना। हरि बहुत, ईश्वर बहुत अनंत है। हम तो, हमारी बुद्धि तो उसके 1000वें हिस्से तक भी नहीं पहुंच सकती है, उनके महत्व के विषय में, उनके प्रभाव के विषय में, और उनका क्या प्रभाव है, क्या वो कर सकते हैं, उनका क्या सामर्थ्य है, हम कल्पना से बाहर की चीज़ है हमारे विषय में, है ना, हमारे लिए। तो हम पूरी धरती क्या, हम पूरे ब्रह्मांड को भी कागज बना लें तो भी हम ईश्वर के गुण को नहीं लिख सकते हैं कि वे कितने बड़े शरणागत वत्सल हैं, कितने उदार हृदय हैं, या वे अपने भक्तों पर किस तरह से प्रेम दर्शाते हैं, उनका सामर्थ्य क्या है, उनकी शक्ति क्या है, हमारे लिए कल्पना से बाहर की चीज़ है ना। हम उनकी शक्ति का
हम एक कण बराबर नहीं हैं, तो हम उनकी शक्ति को कहाँ से समझ सकते हैं। तो कैसे भी मतलब इसमें बस आप शब्दों पर ना भी जाइए, तो आप ये देखिए कि कुल मिलाकर लेखक कवि का कहने का मतलब ये है कि हम कैसे भी करके ईश्वर के विषय में, ईश्वर की शक्ति को, ईश्वर की महत्व को, प्रेम को, उनकी भक्त वत्सलता को हम प्रकट कर ही नहीं सकते हैं, उसका वर्णन हम कर ही नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास पहले भी एक क्वेश्चन आया था कि यहाँ पर किसके विषय में कहा गया है, तो मैंने शायद आंसर दे भी दिया था कि गुरु के विषय में, क्योंकि मैंने अक्सर ये गुरु के बारे में ही पढ़ा है। पर यहाँ पर क्योंकि हरि लिखा हुआ है तो आपको हरि ही लिखना, ईश्वर ही लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, चाहे वो गुरु के बारे में हो चाहे ईश्वर के विषय में हो। तो ये आपको भी समझ में आ गया होगा। तो ये हो गया हमारा साखी के क्वेश्चन, मतलब एक्सप्लेनेशन ख़त्म हो गया है। बात अठन्नी की हमने अभी कुछ ही दिन पहले समाप्त किया है। अब जो इसके क्वेश्चन आंसर हैं साखी के, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर लेंगे, उसको डिस्कस कर लेंगे। आप लोग वो सब लिख ही चुके होंगे। अगर किसी को कोई क्वेरी है तो वे मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर दूँगी, ठीक है। लेकिन अपने मन में ये बात बिल्कुल भी मत रखिएगा कि मैंने कुछ और बताया, कि मंजू मैम ने कुछ और बताया, ऐसा कुछ भी नहीं है। सबका डिस्कशन जो होता है, सबका एक्सप्लेनेशन जो होता है वो डिफरेंट हो जाता है, तो उसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस कर लेंगे।